अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का सितारा में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक बहुत ही प्यारे उन्वान, बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ करेंगे जिस पर कम बात होती है। आई एम ग्लैड कि थोड़ी सी अब बात कुछ रीसेंट टाइम्स में होना शुरू हुई है, लेकिन फिर भी इस हवाले से अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी नोट किया है कि कोई एक ऐसा शख्स जो कि परेशान हो या थोड़ा स्ट्रेस में हो और अपना दिल का हाल वो किसी के साथ शेयर करने की अगर कोशिश करे, तो जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग होते हैं, दोस्त अहबाब, फर्स्ट रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, वो यही कहते हैं, यार क्या हो गया है, खुश रहा करो, अरे भाई ये तो सब तुम्हारा वहम है, भाई घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अनटिल अनलेस जब उस शख्स का जो मर्ज़ है वो इतना ना बढ़ जाए। और हमने देखा है, आए रोज़ हम ख़बरों में देखते हैं कि लोग सुसाइडल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो शदीद डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अगर हमारे हार्ट में कोई डिज़ीज़ होती है या हमारी बॉडी में कोई ज़ख़म होता है तो हम उसको बग़ैर ट्रीट किए नहीं छोड़ते हैं, हम अपने ज़ख़म को खुला नहीं छोड़ते हैं, हम फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो हम उसको ट्रीट नहीं करते, हम उसको क्योर नहीं करते, हम किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पसंद करते। और हम ये सोचते हैं या हम इस बात से डरते हैं कि सोसाइटी या जो हमारे आसपास के लोग हैं वो क्या कहेंगे। और ऐसा है भी, हमने ये ऑब्ज़र्व भी किया है कि लोग फ़ौरन से पहले एक टैग आप पर, एक ठप्पा लगा देते हैं कि भाई ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ये तो पागल है। इस रवैये से गुरेज करना चाहिए। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन कब स्वेयर होता है, इसके रीज़न्स क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और हमने इससे किस तरीक़े से ख़ुद को बचाना है, क्योंकि यहाँ सब अगर ठीक है तो बाकी सब भी ठीक है। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब उनका मैं तारुफ़ करवाऊँ, मुआफ़िया मलिक। मैं आपको बताती चलूँ कि शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इज़ अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। तो आज इनसे हम बहुत सारी बातें, मेरे लिए बहुत सारी टिप्स मुआफ़िया जी यूज़फुल होने वाली हैं, एंड आई एम श्योर कि जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है उनके लिए भी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी या स्ट्रेस के सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, और क्या सिम्टम्स हैं? अच्छा नबीहा, डिपेंड करता है। सबसे पहले तो स्टार्ट एक ही सिम्टम से, वही हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ में इरिटेबिलिटी, बेचैनी हो रही है, हमें लग रहा है भाई चीज़ें हमारे हाथ से कंट्रोल से निकल रही हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा अलमिया ये है, हम डिप्रेशन और सैडनेस में कंपैरिजन नहीं कर पाते। हमें लगता है हमें डिप्रेशन हो रहा है जो कि एक्चुअल में सैडनेस होती है। मतलब सैडनेस देखिए, हमें डेली रूटीन में कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं और फिर वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। हम हर दूसरे इंसान को नॉर्मल रूटीन में भी आप सुने, हमें यही सुनने को मिलता है, भाई मुझे डिप्रेशन हो गया था, अब मैं सही हो गया हूँ। ये जो टेम्परेरी है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये सैडनेस होती है। हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करना है। दूसरा, आपने पूछा डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस। अच्छा, जो हमारा डिप्रेशन है ना, हमेशा वो रिलेट करता है हमारे पास्ट के साथ, जिसके अंदर हमारे अंदर सैडनेस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा किसी भी काम में दिल नहीं लगता, चाहे वो कितना ही खुशी वाला काम क्यों ना हो, लेकिन हमारा उसमें दिल नहीं लगता। हम हर टाइम बेचैनी, और आप कह लें कि एक ही जगह पे, और स्पेशली किसी से मिलने को भी दिल नहीं करता। और डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है तो सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स आप कह लें इससे प्रोवोक कर जाता है। और जो एंजाइटी है वो हमेशा रिलेट करती है हमारे फ्यूचर के साथ। और एंजाइटी हमेशा एक सबसे बड़ी जो निशानी है वो फियर, हमें किसी भी चीज़ का अननोन फियर होता है, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, हमारे प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड। तो हम कंपेयर नहीं कर पाते कि आया मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं या एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि डिप्रेशन ऑलमोस्ट आपका, आप कह लें, पास से रिलेटेड है, जिसमें ऑल ऑफ द डे आपका मूड जो है वो लो रहता है, आप लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं। और एंजाइटी में आप लोगों के अंदर जाना पसंद ही नहीं करते, आपको अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि लोगों के सामने जाएंगे, मतलब आगे टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेन जो हाईलाइटेड सिम्टम्स है वो आप कह लें फियर ऑफ अनडिफाइंड एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, चूँकि आप प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे पेशेंट से, बहुत सारे लोगों से आप ऑन डेली बेसिस मुलाकात करती होंगी, कौन सी ऐसी मेंटल इशू आपको लगता है कि जो कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, कॉमन होता चला जा रहा है? डिप्रेशन, बाइपोलर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे मुआशरे में कौन सी ज़हनी बीमारी है
जो कि बढ़ती चली जा रही है और उस पर बात करना या उसको काबू में करना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, सबसे बेसिक जो बीमारी है ना वो डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन उदासी की बीमारी। अब अगर हम इस उदासी की बीमारी को एक वक्त के अंदर रहते हुए ट्रीट नहीं करेंगे तो दैट लीड्स टू अ सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, आपके लिए पर्सनालिटीज इशू हैं। हालांकि बहुत कॉमन है और हमारे यहाँ बहुत से लोगों को उदासी की बीमारी होती है, लेकिन हम प्रोब नहीं करते। जो सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसका जो आगाज है वो इसी से होता है। डिप्रेशन, उदासी से ही होगा। और वो आपको स्वेयर मतलब कि मौत की जाने भी लेके जा सकता है। एग्जैक्टली मतलब वही हम उस चीज़ को उस वक्त प्रॉब नहीं करते। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम प्रॉब कब करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा स्वेरिटी की तरफ चला गया, या तो आपको सुसाइडल आइडिएशन आ रही है या आपके सिम्टम्स इतने स्वेयर हो चुके हैं कि आप डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहे हैं। माफिया जी, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? अगेन वही बात कि बहुत सारे लोगों से आप मिलती हैं, डिप्रेशन आपने बताया कि नंबर 1 मेंटल हेल्थ इशू है जिसको हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली आप केस हिस्ट्री भी लेती होंगी बहुत सारे लोगों की, उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होना है। तो क्या रीजन सामने आ रही हैं बढ़ते हुए डिप्रेशन की, और इसका शिकार मर्द ज्यादा है या खवातीन ज्यादा हैं? अच्छा, हमारे यहाँ जो अभी रिसेंट रिसर्च हो रही है उसमें खवातीन का रेशो ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अभी तो बहुत सी परसेंटेज, मतलब आप कह लें कि इसकी परसेंटेज में 70-30 का या 60-65 का आ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन अब चूँकि वर्किंग भी हैं तो उसमें आप कह लें मेल रेशो भी इक्वलिटी की तरफ आ रही है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को, खवातीन सारा दिन घर में रहती हैं, कोई एक्टिविटी उस तरह से नहीं करती, घर में भी रह के हमारी इतनी एक्टिविटीज़ हैं, हम इंगेज हो सकते हैं। तो इस वजह से वो अपनी चीज़ें और अपने इश्यूज अपने तक रखना, कोई एक्टिविटी में एंगेज ना होना, तो वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। खवातीन, आपने 70% एक बड़ा नंबर है, मैरिटल इशू से रिलेटेड जो डिप्रेशन है आपको लगता है कि वो बढ़ रहा है या कोई और रीजंस हैं? अच्छा, रीजंस बहुत सारी हैं। आप सबसे पहले अगर इनिशियली बात करें, फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर फैमिली में किसी को पहले डिप्रेशन रह चुके हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर हम उन्हें वही बात है ओवरकम कर लें तो आगे नहीं बढ़ता। दूसरी चीज़ हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है। अब ज़रूरी नहीं है मैरिटल है, बहुत से हमारे बच्चे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ठीक है, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन भी आप कह लें कि यंग नंबर्स भी है बच्ची और बच्चियों का। यस, आप देखें स्कूल गोइंग से जो बच्चे कॉलेज गोइंग में जा रहे हैं उनमें भी डिप्रेशन हो रहा है। आप देखें इस एज में हम लोगों को, लाइक आप कह लें आफ्टर मैट्रिक जो इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, बच्चों के रिलेशनशिप्स क्या प्रॉब्लम्स बता रही है कि उसकी वजह से स्कूल गोइंग क्या उम्र होगी मतलब आप उन्हें कह लें डिप्रेशन हो रहा है? यस, अब उसमें भी डिपेंड करता है। अब देखें बहुत से स्कूल प्रेशर भी है, ठीक है, जिस तरह से हमने देखा एजुकेशन का, एग्जैक्टली, टीचर वो भी प्रेशर है, लेकिन रिलेशनशिप भी आ रहा है। जो बच्चे इंटरमीडिएट में आप देखें जा रहे हैं, OA लेवल्स में हैं, बहुत से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। वो जो हम जिसको कहते हैं ना छोटी उम्र का प्यार, यहीं पे हम अब देख लेते हैं लव एट फर्स्ट साइट, या कम उम्र का, या हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? तरबियत तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने ही करनी है, स्कूल से तो वो आपको नहीं, आपको सिर्फ आपकी जो एकेडमिक लाइफ है या वो माँ बाप क्या करें कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, या ये जो अर्ली एज रिलेशनशिप्स हैं ये तो बड़ी एक मेरे ख्याल से अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया है। अच्छा नबीहा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पेरेंट्स का बच्चों को टाइम देना। हमारे यहाँ क्वालिटी टाइम कमरे हो गए हुए हैं, एग्जैक्टली, क्वालिटी टाइम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है मटीरियलिस्टिक, तो उनकी ड्यूटी ख़त्म है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। हमें अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। उनको गैजेट्स पर अच्छा पकड़ा दिए हैं कि बस ठीक है अब हमें डिस्टर्ब नहीं करें। एग्जैक्टली। और आप यकीन करें माफिया, मुझे इतना खौफ आता है, मैं हमेशा अक्सर ये बात करती हूँ, जब बहुत ही कम मतलब 10-11 ईयर्स कोई उम्र नहीं होती बच्चों की, और जब वो एक फ़ोन लेके तन्हा कमरे में चले जाते हैं तो मेरा तो दिल घबराना शुरू हो जाता है कि भाई एक मोबाइल फ़ोन पे पूरी दुनिया है, और ये बच्चे का जहन अभी बहुत इमेच्योर है और बहुत मासूम है। तो पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती तो आई गेस यही कर देते हैं कि वो फ़ोन देकर विद इंटरनेट और अलग कमरे, और बच्चे क्यूरियोसिटी में आपको पता है क्या कुछ नहीं देखते, अब एक्सप्लोर एवरीथिंग। अब यही बात है कि यहाँ पे पेरेंट्स को बच्चों को देखें, दो बच्चों की जो लाइफ एज का ड्यूरेशन है ना वो बहुत क्रूशियल है। एक तो वो जब स्कूल गोइंग है, हमने उन्हें सिखाना है गुड टच बैड टच के। दूसरी चीज जब वो प्यूबर्टी के, अच्छा देखिए जो स्कूल गोइंग है, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका एक्सपोजर हो रहा है, 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे को आप बताना शुरू कर दें। अब हमारे माशाल्लाह बच्चे बहुत एडवांस है, ठीक है, तो ये एज स्पेशल बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि बच्चे स्कूल गोइंग
हैं तो एटलीस्ट आप उन्हें बताएं, आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाएं। जब तक हम कनेक्शन नहीं ना बनाएंगे बच्चा वो कनेक्शन बाहर ढूंढता है। आप देखेंगे यही तो बात है कि ये स्टार्टिंग से पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग की बड़ी ज़रूरत है कि बच्चे के साथ एक वो बॉन्ड बने, क्योंकि बिल्कुल अगर बच्चों को हम गैजेट्स दे देंगे और अपनी विद द ग्रोइंग एज पेरेंट्स और बच्चों का जो एक आपस में कहते हैं ना कि थोड़ा सा गैप आ जाएगा, वो बाहर फ्रेंडशिप्स भी ढूंढेंगे, बाहर भी जाएंगे, और मेंटल हेल्थ के इश्यूज आप देखेंगे आपकी कितनी अर्ली एज से स्टार्ट होते हैं और फिर वो आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए बच्चे पेरेंट्स को रोल मॉडल करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ बचपन से एक नॉर्मल चाइल्डहुड आपका है और आपका टाइम है, तो शादी के बाद भी अक्सर इश्यूज उन्हीं लोगों को होते हैं जिनका पास थोड़ा सा इस तरह से माजी डिस्टर्ब रहा होता है। मैं बात इंटरप्ट कर रही हूँ। दूसरा जो क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बच्चे के अंदर, जब प्यूबर्टी के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जब वो टीन एज में जा रहा है, उसके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर इरिटेबिलिटी, एग्रेशन समहाउ आ रहा है। अब वहाँ पे पेरेंट्स की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को कैसे टैकल करते हैं। ये 2 एज गैप्स हैं, अगर इनमें हम अपने बच्चों को टाइम दे दें और उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें गाइड करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहते हैं हर चीज तो देती है और क्या दें, ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है ताकि बच्चा जब आगे जाके उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमारे दरमियान इतना गैप है कि अनफॉर्चुनेटली कोई बाहर मसला भी हो गया, हम आके फिर पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे दरमियान वो बॉन्ड कभी बना ही नहीं है। तो मैं कैसे शेयर करूं अपनी मदर के साथ, किसी ने मुझे बाहर कोई ऐसा वर्ड कहा है या हरास करने की कोशिश की है या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक माफिया हम एक चीज़ जो कि टाइम कम है, तो मैं चाह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लें और शॉर्ट जानने की मैं कोशिश करूं कि हम किसी भी मेंटल हेल्थ इशू की बात कर लेते हैं, उसमें डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या जो भी, सारा एक लंबी तवील फहरिस्त आती है। हमें फेलियर से उठ खड़े होना नहीं सिखाया गया। हमें एक दौड़ में लगी हूँ मैं कि हमें नंबर 1 बनना है, लेकिन अगर हम गिरे हैं तो हमें दोबारा कैसे संभलना है ये हमें नहीं सिखाता। अगर हमारी वो बानो कुत्सिया की बड़ी प्यारी मुझे बात नहीं भूलती, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों की ये तरबियत नहीं की गई कि अगर आपको तलाक हो गई है तो आपने अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस कैसे आना है। ये तरबियत ना पहले वक्तों में माँ बाप की थी, तब भी कहा जाता था कि भाई अब तुम्हारा जो है वो जनाजा ही आएगा, जीना मरना बस वहीं पर है। तो तब भी मेंटल इश्यूज उन हमारे से जो पहली जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा रहते थे। तो हम लाइफ में अब फाइनेंशियल क्राइसिस अब देख रहे हैं कि जो मुल्की हालात हैं, लोग तंग पड़े हुए हैं, घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ा है, बाप जो हैं वो बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे अगर 2 वक्त का, तो वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये वो फेलियर्स है जो कि शायद कोई भी आदमी, कोई भी इंसान रात को चैन की नींद इसके साथ नहीं सो सकता। एंड रिजल्ट क्या है? डिप्रेशन और सुसाइड कर लेना। अब मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि जब भी कोई इंसान उस फेज से गुजरा है, चाहे वो फेल हो रहा है अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो फेल हो रहा है अपनी शादी में, चाहे वो फेल हो रहा है अपने एग्ज़ाम में, या चाहे वो फेल हो रहा है अपनी नौकरी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कैसे उठ खड़े होना है, कैसे इन हालात का सामना करना है, कैसे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। अच्छा, ये स्टार्ट आपकी वाली बात बच्चों से ही शुरू में करती हूँ। पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है कि उसके बच्चे ने, फलां के बच्चे ने नंबर अच्छे लिए हैं तो यू हैव टू डू दिस। लेकिन यहाँ पे हमें सिखाने की ज़रूरत है, अगर हम कहीं गिर रहे हैं तो हमने उठना कैसे है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है एज अ पेरेंट तो काउंसलर आर देयर, साइकोलॉजिस्ट आर देयर, वो आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग समझते हैं शायद हमसे बेहतरीन हमारे बच्चों को कोई नहीं समझता, बिल्कुल इट्स राइट, लेकिन समटाइम्स आपको भी ज़रूरत होती है कोई आपकी बात को समझे। हमारे पेरेंट्स समहाउ, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स का अलमिया ये कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारी जैसी परवरिश की ना, हम भी अपनी औलाद की परवरिश वैसे करें। देखिए टाइम चेंज हो चुका हुआ है, हम चीज़ चेंज हो चुकी हुई है, तो हमें भी खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपने बचपन से ही बच्चे को सिखाया अगर तुम फेल हो गए इट्स ओके, तुम दोबारा कोशिश करो, इट्स क्वाइट फाइन, कोई ऐसा लेकर खड़े हो जाते हैं कि बस के भाई ये तुमने, और बच्चा उस प्रेशर में जाए तो आए क्यों, एग्जैक्टली, और बच्चा डर का आगाज होता है वहां से, और बच्चा उस प्रेशर में खुदा ना ख्वास्ता सुसाइड की तरफ आप देखें बहुत से बच्चे चले जाते हैं। अब वो पहला लाइफ का पीरियड है जहाँ पे पेरेंट्स ने सिखाना है इट्स ओके, अगर हो गया कुछ नहीं होता तुम दोबारा ट्राई करना। अगर हम वहीं से ये चीज़ें सिखाएंगे ना तो वो टीन एज है, अडल्ट लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, आप देखिए सब चीज़ों में हमारे अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी बचपन से डाल दी गई है। और वही चीज़ दूसरी जो आपने बात की शादी से रिलेटेड, वहाँ पे हमारे यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली लड़की को उसकी कजन्स और अम्मा समझा रही होती हैं, ठीक
ठीक है, और ये बहुत गलत अलमी है। देखिए एजुकेशन हम लोगों को इतनी दी गई है, उससे हमें गाइड किया गया, तो एक थोड़ा सा अगर हम साइकोलॉजिस्ट या मैरिटल काउंसलर्स की तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ हमें गाइड करेंगे, क्योंकि हमारे दरमियान पार्टनर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप होता है, क्योंकि लड़की के माइंड में भी फियर्स डाले गए हैं, लड़के के माइंड में भी। अब वो फियर से इतने डरे हुए हैं कि उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन ही सही तरह से नहीं होगी, तो वो लीड करती है, आप कह लें कि फेलियर ऑफ मैरिटल लाइफ। तो ये चीज़ें हमने बचपन से ही अपने बच्चों में कोट करनी है, और जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हम सही तरह से कर पा रहे, तो यार दे सीक प्रोफेशनल हेल्प, ताकि एटलीस्ट आप अपने बच्चों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर से बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। अच्छा, एक बात, चूँकि हम बैक स्टेज पे हम बात कर रहे थे और बड़ी मज़ेदार वो भी गुफ्तगू रही, आई एम श्योर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी ये चीज़ों को कवर कर सकें, लेकिन ये जो को डिपेंडेंसी होती है, मतलब हमारी जो खुशी का इन्हिसार है वो कोई और शख्स बन जाता है। अब माई सिस्टर, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, वो भी प्रैक्टिसिंग है और हम उनका भी जिक्र कर रहे थे। सो वंस शी टोल्ड मी कि हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे खुश करेगा ये इंसान, एग्जैक्टली यस, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम दुखी हो गए हैं, हमें 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिल पा रहा, हमारा हस्बैंड हमें, मैंने ये सोचा उसने ये क्यों नहीं किया, यू नो। जब तक हमें अपने आप को खुद खुश रखना है, जब हम ये सोच देंगे, लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी शख्स से, किसी भी फर्द से, तो हम ऑटोमेटिकली, मेरे हाथ जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो हमारी जो तकलीफ हैं वो भी कम होंगी। लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना कहना मेरे लिए आसान है। क्योंकि इसके लिए क्या किया जाए? नबीहा, हमें सिखाया ही हमारी सोसाइटी ने ये दिया है। अब देखें, एजुकेशन ने हमें बहुत अपडेट किया है, हमें पता है अगर हम खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, मुझे पता है मैंने अपनी चीज़ों को टैकल कैसे करना है, लेकिन हमारी एक फैमिली के रिचुअल्स चल रहे हैं कि तुम्हारी खुशी हमेशा तुम्हारे शोहर के साथ बाउंड है, तुम्हारी माँ के साथ बाउंड है, तुम्हारे बाप के साथ। अब वो हम बचपन से सुन रहे हैं, अब एकदम आप कहें कि आपकी खुशी सिर्फ आपकी ज़ात से, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? हालांकि आप कहें साइंस में सबसे बेसिक की चीज़ सिखाई गई है, एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, कि आप अपनी नीड्स को फुलफिल करें, उसमें आपकी बेसिक हर तरह की नीड्स आ रही हैं, तो वो स्टार्ट ही आपसे होती हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में एक हेल्दी एक्टिविटी लाजमी रखें। जो काम आपको करना पसंद है, वो जिम हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, वट एवर यू वॉन्ट। वो एक तो आपका वेंटिलेशन का प्रोसेस है, और वो चीज़ आपको आपसे कनेक्ट करती है। हमारा अपने आप से कनेक्ट होने का तरीका है सेल फोन, ये सही नहीं है, ठीक है। हमें ज़रूरत है खुद की ज़ात से कनेक्ट करना है, तो सेल फोन को, गैजेट्स को साइड पे रखें, अपने आप के साथ कनेक्ट हो। हम वॉक भी करते हैं तो हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। खवातीन का भी जो आपने नंबर बताया, मेरे जहन से अब तक तो वो 70% निकल नहीं पा रहा कि क्यों खवातीन। अच्छा, उसकी एक रीज़न भी वही कि को डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि पहले वो अपने शौहर से एक्सपेक्ट कर रही होती है, और जब उसके दुखों से वो भर जाती है, और जब वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है तो फिर वो बच्चों से उम्मीद, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि इनकी भी अपनी ज़िंदगी। अब अगर हम मर्दों की लाइफ को थोड़ा सा स्टडी करें या देखें, तो दे आर डूइंग उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, दोस्तों से मिल लेना, बाहर जाना, होटलिंग करना, खाना खाना, यू नो, अदर देन देयर वर्क लाइफ, वो एक खासिस चल रहा होता है। Exactly. खवातीन ने अपने शौक, अपना आप बिल्कुल खत्म कर लिया, जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि यू नो उनको डिप्रेशन होता है कि मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल, यू नो, शौहर बिजी है, बच्चे बिजी हैं, और उसने अपने सारे शौक उनको जिंदा नहीं रखा, अपनी नीड्स का ख्याल नहीं रखा, तो वहाँ पे अकेले तन्हा बैठ के सोच आएगी, तो वो उसको परेशान करेगी। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्या खूबसूरत की पेंटिंग्स और आर्ट में शी वाज सो गुड, और अब उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और वो मुझे जब मैसेज करती है फ्रॉम लास्ट 5 years, कहती है मुझे ब्रश करना है, मुझे पेंट करना है, मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं हमेशा उसको मोटिवेट करती हूँ, प्लीज़ डू, करो, पेंट करो, चाहे थोड़ी देर के लिए करो, इसको मरने मत दो। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब वो बहुत अरसे तक नहीं कर पाएगी, 5 साल भी थोड़ा अरसा नहीं है, तो क्या होगा कि उसको हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाए। देखिए ना, यही चीज़ है कि हम अपने पैशन को खुद खत्म कर देते हैं। देखिए, अब खवातीन को स्पेशली ये मेरा मैसेज है, वक्त चेंज हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, सब अपने लिए जो काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेक ने इतनी अपडेट आ चुकी है, आप घर में बैठे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े बड़े, आप बेसिक से स्टार्ट करें और हम उस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। नहीं टाइम आपके पास, आप समहाउ 1 घंटा तो दे सकते हैं ना अपनी जात को। हम लोग मॉर्निंग शोज में भी देख
देख रहे होते हैं, उसके साथ हम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इतना टाइम हमारे पास है, सारा दिन हम घर का काम नहीं करते, एक टाइम है जब हम रेस्ट कर रहे हैं और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यार उस टाइम में आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा यूटिलाइज करें अगर आप करना चाहते हैं। बात यही है कि अगर आप चाहती हैं कि आप अपने आप को एज अ इंडिविजुअल थोड़ा सा ग्रूम करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ात के साथ लेकर आए, ना कि शोहर और बच्चों के साथ, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। और वही बात जो मैंने पहले कही, वेंटिलेशन का प्रोसेस आपके पास है, जो काम आपको करना पसंद है, फॉर इंस्टेंस पेंटिंग थी तो आप हाफ एन आवर दे दें, आप उस चीज़ को ख़त्म ना करें, क्योंकि जब हम अपने शौक ख़त्म कर देते हैं ना, तो वो हमारे अंदर जो एक इंसान है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और ज़िंदगी हमारे लिए सिर्फ एक अपने शौक को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि आपके जो अंदर का बच्चा है उसको कभी मरना नहीं चाहिए, आपके शौक नहीं मरने चाहिए। जो चीज़ आपको जिंदा रखती है, लाइव रखती है, वो हमेशा आप उसके लिए चाहे थोड़ा वक्त निकालें लेकिन ज़रूर निकालना चाहिए। मुआफिया जी, थैंक यू सो मच टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए और इतनी अच्छी टिप्स शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ। एक छोटी सी आंसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।